हमारी आवाज आ रही है? दीक्षा, हेलो। ज्वाइन होते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, आपको दिखाई दिया जा रहा है? आप लोग बोलते जाइएगा जिनको क्लियर हो रहा है, प्लीज। पूजा, पूजा, दीक्षा, आप लोग बोलते जाइएगा। क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है? यस मैम। कहाँ तक आए थे? यस मैम। कहाँ तक आए थे, कुछ याद आ रहा है? कैमरा बंद है मैम। हाँ जी, अब देखिएगा कि कल की तासिका में हम लोग आए थे कि वह किस प्रकार से आत्महत्या की बातों को भूल जाते हैं और उनकी समझ में आता है कि आत्महत्या का विचार अत्यंत सरल है, लेकिन आत्महत्या करना सरल नहीं है। और इसीलिए वो आत्महत्या करने की जो धमकी देता है तो वास्तविक तौर पर उसका असर महात्मा जी पर नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति कहता है कि आत्महत्या में करूंगा तो ऐसे आत्महत्या नहीं कर पाता है। तो देखिएगा कि जैसे बताया जाता है कि वह अपनी बीड़ी फूकने की आदत को छोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम झूठी बीड़ी चुरा कर पीने की और नौकर के पैसे चुरा कर बीड़ी खरीदने और उसके फूकने की दोनों आदत भूल गए थे। अब जो गंदी आदत हम कहें कि जो लत उनको लग चुकी थी बीड़ी फूकने की, और बीड़ी फूकने के साथ साथ चोरी करने की, है ना, तो दोनों भी जो इच्छा उनको हो रही थी महात्मा जी को, तो ये दोनों चीजें उनकी निकल गई थी। और फिर बड़ेपन में बीड़ी पीने की कभी भी इच्छा नहीं हुई, मतलब बचपन में, लाइट ऑन कर दीजिए, बचपन में जब इन सभी चीजों को, गलत चीजों को आत्मसात किया, लाइट, तो कहीं ना कहीं यह परिणाम उनके आगे आने वाली जिंदगी पर भी पड़ा। और उन्होंने कहा कि यह मेरा मानना है कि यह जो आदत थी, यह आदत अत्यंत जंगली थी, गंदी थी और हानिकारक थी। मतलब देखिएगा कि किस प्रकार से महात्मा जी ने चोरी की, बीड़ी पीने की आदत उनको जो लगी थी, तो वास्तविक तौर पर जब गलतियां इंसान करता है तो उन गलतियों से क्या सीख लेता है, तो उसके उसके साथ उन्होंने कौन सी सीख ली, तो हमेशा उन्होंने माना उसके पश्चात कि यह जो बीड़ी पीने की आदत थी वह आदत जंगली थी, गंदी थी और हानिकारक थी। दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका हूँ। और जैसे ही कल की तासिका को यदि आप लोग याद करते हो या गूगल क्लासरूम पर आपको हम लोग वो डाल चुके हैं, क्या आप लोग उसे देख पा रहे हो? गूगल क्लासरूम में जो हमने डाले हुए हैं, क्या आप उसे देख? यस मैम। वेरी गुड। बहुत कम बच्चे उस पर जाते होंगे शायद और देखते होंगे, तो प्लीज आप देखिए कि जो चर्चा हमारे क्लासरूम में होती है लगभग वही क्लासरूम की चर्चा को एज इट डालने का प्रयास हमारा होता है। तो आपका रिपीटेशन होगा उस जगह पर, निश्चित ही तौर पर आपका यहाँ का जो समय है, यहाँ का समय, और फिर घर जाकर आपको जब भी आप उसे गूगल क्लासरूम पर जाते हो तो रिपीटेशन आपका होगा निश्चित ही तौर पर, लेकिन रिपीटेशन होने के साथ साथ आपको अंदाज आ जाएगा कि इसमें ये है, उसमें वो है, ये सारी चीजें। तो देखिएगा कि आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम झूठी बीड़ी चुराकर पीने की, नौकर से पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने की, फूकने की इन आदतों से भूल गए, और फिर बड़े होने के पश्चात भी बीड़ी पीने की कभी उनकी इच्छा नहीं हुई। और मैंने हमेशा यह माना कि ये आदत जंगली थी, गंदी थी और हानिकारक थी।
दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों होता है और इसे मैं कभी नहीं समझ सका। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बड़ी बीड़ी पी जाती है और वहां बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और उसके धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। देखिए कि किस प्रकार से वह बीड़ी को पीते थे और धुएं को उड़ाने में उनको मजा आता था उस युग में। लेकिन जैसे जैसे बड़प्पन की बातें चली, बड़े होने की बात चली, तो वहां पर हमारे महात्मा जी ने बहुत बड़ा अपने आप में परिवर्तन कर दिया कि जंगली गंदी आदतों को किस प्रकार अपने शरीर को हानिकारक है। तो जब वो रेलगाड़ी में बैठे और जब भी उन्होंने उस डिब्बे में बीड़ी जो दूसरा कोई व्यक्ति पीता है तो कितना मुश्किल हो जाता है उनका लिए बैठना और उस धुएं से कैसा दम घुटता है। तो डू एक्सपीरियंस, आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ उसे बताने का प्रयास हमारा यह है कि जब भी रेल में बैठते हैं या बस में बैठते हैं और इस प्रकार की गंदी हरकत यदि कोई व्यक्ति करता है तो हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मतलब हम तुरंत आवाज उठाते हैं कि भैया बंद कर दो उसे या फेंक दो, जो भी है। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग उनकी पीढ़ी की आदत को छुड़ाने का हमारा प्रयास था। अब मेरा सोना चुराना, अब देखिए कैसे उन्होंने सोने को भी चुराया। तो बीड़ी के ठूठ चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने के लिए अभी कहा जाता है कि नौकर के पैसे चुराने के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब तक तो आवाज थी। आ रही है मैम क्लियर। हाँ ओके, आपका कुछ नेट प्रॉब्लम होगा बेटा, हमारे यहाँ से पूरा नेट कनेक्शन चल रहा है। तो बीड़ी के ठूठ चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल करीब होगी और शायद इससे कम भी हो। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र, देखिए जितने भी इंसिडेंट महात्मा गांधी जी के साथ घटित हुए उन सभी इंसिडेंट को वाकिफ करवा देना और उन इंसिडेंट से हम सभी लोगों में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास यहाँ पर महात्मा जी के द्वारा घटित होने जाता है। तो दोस्तों, बीड़ी के दोष के समय में उनकी जो उम्र थी वो 12-13 साल की थी और उस समय में उनसे और एक गुनाह हुआ और एक चोरी का अपराध उनसे हुआ। तो यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी और उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था और उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था और उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। अब देखिए अपनी आदतों को पूरा करने के लिए आप देखिएगा कि पहले रूप में तो हमने देखा कि जैसे मांसाहारी होते हैं ना कई लोग, तो मतलब चिकन खाना, मटन खाना, फिश खाना, तो ये सभी चीजें बहुत पसंद होती है कई लोगों को। तो उन सभी अपनी आदतों को पूरा करने के लिए फिर हम लोग कोई ना कोई प्रयोजन करते रहते। तो यही प्रयोजन यहाँ पर भी हुआ हमारे महात्मा जी के माध्यम से। उनका जो भाई था उनके हाथों में एक बड़ा सा जो हम कहते हैं ना कि कंगन होता है, सोने का कड़ा होता है, तो वह वहां से एक छोटा सा 1 तोला निकालना मुश्किल न था। कड़ा कट गया, कर्ज अदा हुआ। पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे मैं कभी चोरी करूंगा ही नहीं और मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए। कितनी बड़ी बात, देखिएगा कितनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर स्वीकार कर ली कि हम लोग गलतियां करते हैं लेकिन गलतियों को हम दूसरों के रूप में थाम देते हैं, हम अपने दोषों को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन उनकी जीवानुकूली पिताजी मुझे पीटेंगे इसका डर तो था नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ ले। मैंने सोचा कि ये जोखिम उठाकर भी दोष कबूल ही कर लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि न होगी। अब देखिएगा कि किस प्रकार से वह अपने बेटे को न कहते हुए खुद को अपने ओर में ले लेंगे, खुद दुखी हो जाएंगे, शायद अपना ही सिर फोड़ देंगे, लेकिन हम हमारे भाइयों में से किसी की पिटाई नहीं करेंगे। और इस बात का डर भी उन्हें था कि कहीं पिताजी अपने आप में दुखी न हो जाए। लेकिन उन्होंने सोच लिया, तय कर लिया कि कितनी भी जोखिमें मेरी जिंदगी में आए तो मैं अपने दोषों को कबूल करूंगा और दोषों को कबूल किए बिना मेरी जीवन की शुद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट हमारा चलता है अपना दोष स्वीकार करना। देखिए आखिर मैंने तय कर लिया,
कि चिट्ठी लिखकर दोस्त स्वीकार किए जाए और क्षमा मांग ली जाए। क्षमा एक ऐसा साधन है दोस्तों कि अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देना। अपनी गलती खुद की हुई गलती है। जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो निश्चित ही तौर पर इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ हम दूसरों को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, जब हम चर्चा करेंगे यीशु क्रिस्त की, तो उस समय में उन्होंने क्या कहा कि मतलब कितना दुख दिया उस समय में लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। तब उस समय में उन्होंने कहा जब उनको किलो के साथ गाड़ दिया गया था, है ना। मतलब देखिएगा, आप लोग यदि उस सिचुएशन को देखते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो सिचुएशन आपके कल्पना कीजिए, आपके आंखों के सामने आएगी। तो उस समय में ईसा मसीह के रूप में उन्होंने कहलवा दिया कि हे परमात्मा, इन सब लोगों को क्षमा कर दो, ये लोग जानते नहीं है ये लोग क्या कार्य कर रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा हादसा उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने क्षमा कर दिया। क्या हम लोग दूसरे अपने साथियों को क्षमा कर पाते हैं? नहीं। तो इस आत्मकथा के जरिए हमें अपने दोषों को स्वीकार करने की सीख हमें मिली, साथ ही में हमें हमारे ही लोगों को क्षमा करने की सीख हमें मिली। तो हमने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दे दी, चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा भी चाहिए। आग्रहपूर्वक विनती की कि वे अपने दुख में अपने आप को मत डालें और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की। मैंने कांपते हुए हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथों में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे बगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपके, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए जो उठ बैठे थे सो वापस लेट गए। देखिएगा अपने पिता का उत्तरदायित्व क्या होता है। जब पिता को वह चिट्ठी दे दी पढ़ने के लिए, तो उनकी आंखों से मोती किसी बूंदे टपके, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ दी और स्वयं पढ़ने के लिए जो उठकर बैठते थे वो वापस लौटकर सो गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना वो चित्र स्पष्ट हो रहा है कि पिता के आंखों से मोती की बूंदें टपकती है। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया के कितने पिता है जो अपने स्वीकार किए गए पुत्र को, पुत्री को एक्सेप्ट कर पाते हैं? बहुत ही कम। यहाँ पर हमें एक बात क्लियर होती है दोस्तों कि किस प्रकार से महात्मा जी ने अपने पिता के साथ एक केवल चिट्ठी लिखवा दी और हमारे महात्मा जी के पिता, उनके आंखों से जो मोती की बूंदें टपकती थी, वहां से उनके आंसुओं की धारा से वो चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें मूंद ली, चिट्ठी को फाड़ दिया और स्वयं पढ़ने के लिए जो उठकर बैठे थे वापस लौट गए। और देखिए कि वो जो चित्र था महात्मा जी का, वो चित्र निश्चित ही तौर पर दुखदायी था और यदि मैं चित्रकार होता तो चित्र को संपूर्णता से खींच पाता, लेकिन मैं कोई चित्रकार नहीं था। लेकिन आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना चित्र क्लियर स्पष्ट रूप में निकल कर सामने आता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। वेरी गुड। तो पिताजी की शांत क्षमा, मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे पेट डाला। कुछ नहीं कहा पिता ने, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बिना कुछ कहे ही उन्होंने उनकी बातों को आत्मसात कर लिया। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभव ही जान सकता है। राम बाण वांग्या रे हो यते जाने। राम की भक्ति का बाण, राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही जान सकता है। मेरे लिए यह अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन बच सकता है? ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की था लेना
असंभव है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा कि वे क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूँ मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और महान प्रेम और भी बढ़ गया। देखिएगा कि कितना प्यार करते थे अपने पिता के साथ, लेकिन वही प्यार और अधिक बढ़ गया उनके पिता के क्रोध न करने से, कटु वचन न कहने से, उनका सिर पीट न लेने की वजह से। जो अपार शांति उन्होंने धारण की वह निश्चित ही तौर पर अत्यंत सरल स्वीकृति के रूप में थी, स्वेच्छा के रूप में थी, निष्कपट रूप में थी। और यही है कि जो अपराध हम करते हैं तो उस अपराधों को स्वीकार करने की लालसा भी हमें होनी चाहिए। और लालसा भी कैसे? तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये जो आत्मकथा का पॉइंट था वो लगभग समाप्त तो हो चुका है। तो अभी दोस्तों हम लोग आपके कैमरों को ऑन कर दीजिएगा, सभी लोगों से देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और हम बीच में रहेंगे। जितने हमारी कथेतर गद्य विधाओं का पाठ हमारा लगभग हो चुका है उस पर हम सभी लोग अब चर्चा करेंगे। प्लीज आप आपके कैमरों को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही में आपके माइक को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हम भी आपको देख सकें और हम सभी लोग एक दूसरे को देख सकें। जरूरी नहीं है कि रोज हम आपको देखें, हम भी को आप देखें। अब आज हम आपको सभी को देखना चाहते हैं, आपके परिवार को, परिवार के आपके घर को देखना चाहते हैं, आप किस कैसे बैठते हो, कहाँ बैठते हो, सभी को देखना चाहते हैं। प्लीज आप प्राची, पूजा, नीलोफर, दीक्षा, युतिका, दिव्या, नीलोफर, इन सब से गुजारिश है कि प्लीज आप आपके माइक को भी ऑन कर दीजिए, आपके कैमरों को ऑन कर दीजिए ताकि हम आपके सभी को देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे बैठते हैं, मेरे बच्चे कहाँ पर बैठते हैं, कैसे स्टडी रूम है आपकी। प्लीज दीक्षा, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग, सभी, कोई भी नहीं बचेगा, सभी लोग आ जाइए। इतने ही है क्या? 3 बस 8 ही लोग जुड़े हुए हैं क्या इस मीटिंग में? पूजा? यस मैम। हाँ, तो आप ही नहीं दिखाई दे रही हो, चलो निकलो बाहर जल्दी से, हम देखना चाहते हैं आपको। हाँ, नीलोफर आ गए, वेरी गुड। मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। क्यों क्यों? सीखो ना, किसी से सीखो बेटा, हमें भी कुछ नहीं आता, हम भी सीख। मैम वो उधर है ना, कुछ अनेबल आ रहा है कैमरा एक्सेस का। अच्छा अच्छा, एक्सेस नहीं हो रहा है वो। प्रियंका से सीखो। पूजा आप सामने नहीं आ रही हो बेटा, क्या प्रॉब्लम है, सो रही थी क्या? चलो जैसे भी है, जरूरी नहीं है बेटा कि आप बड़े प्रोफेशनल कपड़ों के साथ ही आ जाओ। ओके, वेरी गुड, आ गए, दैट्स इट। दीक्षा, दिव्या, दिव्या का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं दिव्या, आज प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। कितने लेसन कथेतर गद्य, ये जो आपका बुक है कथेतर गद्य विधाओं का, क्या यह आप उसे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? माइक ऑन कर दीजिएगा, आपका माइक ऑफ है। कोई समझ रहे मैम। ओके, समझ रहे मैम। क्या क्या समझ में आया आपको? कितने लेसन आपके यहाँ पर हुए? एक तो पहले स्वामी विवेकानंद का संबोधन ये हुआ, हाँ, दूसरा गोप पक्ष में यह एक रचना हुई, और तीसरा महात्मा गांधी, और यह ये एक महात्मा गांधी का आत्मकथा। आत्मचर्य। हाँ। ओके। अब एक एक ले लीजिएगा आप, आपको कौन सा अच्छा लगा इनमें से? नीलोफर आपसे बात करना चाहते हैं बेटा, सबसे पहले आपको कौन सा अच्छा लगा इनमें से, आपने क्या सीख लिया? पूजा फिर से गायब। मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम आता है ना, तो वो बंद करना पड़ता है एक बार। अच्छा, रेज हैंड कोई कर रहा है, कोई बंदा, पता नहीं कौन कर रहा है, मुझे यहाँ पर अपने इस पर नहीं क्लियर होता है, लेकिन हो रहा है। हाँ जी, नीलोफर आपसे बात कर रहे थे। चलिए प्रियंका आप बता दीजिएगा बेटा, आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, बताइए। ये अभी अभी पढ़ा ना मैम हमने,
वही अच्छा लगा क्योंकि ये कुछ कुछ मैच होता है। आपकी जिंदगी से मैच होता है। ये बहुत सी गलतियां मैंने भी की और मैं सुधारी भी है उसको। वेरी गुड। मतलब जब आपने महात्मा जी के इस आत्मा कथा को पढ़ा तब आप में सुधार लाने का आपने आपने निर्णय कर लिया कि मैं भी इस प्रकार का उत्तरदायित्व करूंगी कि मेरी जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को मैं स्वीकार कर पाऊंगी, ऐसे लिख कर मेरे माता पिता को मैं भिजवा पाऊंगी और वहां से कोई ना कोई सीख मिलूंगी। ऐसा आपने सोचा, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। प्रियंका ने बहुत बड़ी बात कही। चलिए बात करते हैं। प्राची चली गई, नीलोफर भी चली गई हैं, पता नहीं। यस मैम। हाँ बेटा, आपने कौन से पार्ट को पढ़ा वो बता दीजिए। कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा और क्यों लगा, क्या आपने। हाँ मैम। हाँ, क्या सीख ली, हम आपको देखना चाहते हैं बेटा, प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम। कैमरा ऑन देखिए। अच्छा, जगह मिला या नहीं मिला आपको कैमरा ऑन करने का। या युतिका कोई है, युतिका है, प्राची है, प्लीज आप सामने आ जाइए बेटा, अच्छा लगेगा हमें। दीक्षा है, दीक्षा आप भी बताइएगा बेटा। वेरी गुड। प्राची, नीलोफर, दिव्या, दीक्षा, युतिका, यदि आप हमारी आवाजों को सुन रही हो तो प्लीज आप आपके माइक को ऑन कर दीजिए, आप आपके कैमरा को ऑन कर दीजिए। चलिए पूजा शर्मा, पूजा। यस। मैम। हाँ, यस आपको कौन सा अच्छा लगा। मैम, मुझे वो संबोधन स्वामी विवेकानंद का वो अच्छा लगा। वो युवाओं से कहते हैं कि अपने देश की सेवा के लिए कुछ करो। मतलब जो देश के लिए जागरूक हो, और वो मतलब अपने भारत माता के बारे में बताते हैं कि अपनी माता भी जाग उठी है, और वो कहते हैं कि अगर अपने देश की सेवा के लिए प्राण भी देने पड़े तो वह भी देने चाहिए, और गरीबों का हमें सहयोग करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एक तीसरा बच्चा हुआ है जिसके बारे में कौन कहेगा। शायद दिव्या या नीलोफर, दीक्षा। दीक्षा आप कहलवा दो बेटा, चाहे आपका कैमरा न खुलता हो लेकिन बात तो कर सकती हो आप। चलो नीलोफर, आपका कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप भी बात कीजिए। प्राची का तो दर्शन भी नहीं हुआ अभी तक, युतिका का नहीं हुआ, तो प्लीज आप आपके माइक ऑन कर दीजिए, बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ जी, कौन बात करना चाहता है। एक गोप कक्ष पर क्या लिया आपने, एक गोप कक्ष से कितने सीख लिए, कौन कौन से सीख लिए एक गोप कक्ष से, बताइएगा। याद आ रहा है कुछ, बर्डन आ रहा है क्या। यस मैम। बर्डन आ रहा है, यस मैम। बर्डन आ रहा है, यस मैम। बर्डन आ रहा है। बर्डन का मतलब होता है टेंशन। मैम वो उससे हमें टेंशन आ रहा है। नहीं मैम। हाँ हाँ, अब बताइए, नहीं मैम। बोलते जाइए। मैम उससे हमें यह सीख लिए कि हमें अपने मतलब हमें अगर कोई काम देता है तो हमें वो चीज कभी भी खोल के नहीं देखनी चाहिए, और हमें मतलब सबके बारे में सोचना चाहिए। जैसे अभी सबके बारे वो में कृष्ण अच्छा भगवान ने सोचना हमें चाहिए। कहा था। और बोल दिव्या, तू बोल। मैम खुद गर्व, अपने पे गर्व ना करे ज्यादा। हाँ जी, प्रियंका आप कुछ कहना चाहती हो बेटा। जी मैम, हमें इससे सीख मिले कि परिस्थिति कैसे भी हो पर हमें उसका हल अच्छा निकालना चाहिए। उस परिस्थिति को मतलब अपने अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए। वेरी गुड। दिव्या जैसे आपके, कि हाँ, यस यस यस, बोली बोली बोली, उसके पश्चात हाँ, दिव्या। जैसे कि कृष्ण के बिछोह में राधा ने पशु पक्षियों का ध्यान रखा, गरीबों को मदद की, वैसे वो चाहे तो कृष्ण के बिछोह में रो सकती थी या फिर कुछ कुछ भी गलत कर सकती थी, पर उसने वैसा नहीं किया। बहुत बढ़िया उसने दिव्या। अच्छा हल ढूंढा। हाँ हाँ जी, दिव्या आपने क्या सीख ली बेटा। मैम राधा ने बहुत समझदारी से काम किया, और वो जो विलोल था उसने खुद को अपना बहुत अपने पे गर्व था उसको ज्यादा, और दूसरों को कम समझता था अपने से। ऐसे हमें ना करना चाहिए। वेरी गुड। और नीलोफर आपका क्या कहना है। दीक्षा, इस पर आपका क्या कहना है।
हेलो मैम, मैं ना कल और आज ही लेक्चर में आत्मा का टॉपिक देखा और ओबीडी का टॉपिक देखा, ठीक इसलिए है। मुझे दोनों ही नहीं पसंद। और कभी अभी आप पढ़ाएंगे तब मैं ध्यान से फिर तब बताऊंगी। मैम ये गोप पक्ष में थी ना, आपने वीडियो ओपन कराई थी एक बार। हाँ आप थी नीलोफर। हाँ तो 3 लेक्चर में ही हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप गूगल क्लासरूम पर हम लोग जो डालते हैं उससे आप लोगों को देखना आपका परम कर्तव्य है। यदि हाँ मैम, वो तो सर का है ना, आपका नहीं आता, आपका कोड अलग अरे है वो क्या? कोड डालना पड़ेगा तुझे, सबका आता है। तो मुझे ये वाला कोड नहीं पता ना, सिर्फ वो काव्य शास्त्र मैम का ही मैंने पता है। बहुत बार सब कोड ग्रुप में डाले। देखिए बेटा, ये कोड नहीं है या हाँ इस पर ज्वाइन नहीं हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों की है। यह लेक्चर्स के बाद मैम, मैंने मैसेज भी किया था ना आपको। हाँ तो आपको तो दे दिया बेटा, आप कितनी बार देंगे? आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते? हाँ अब ये दिस पॉइंट बेटा, ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं थे तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपका उत्तरदायित्व तो बनता है बेटा कि आप गूगल क्लासरूम में जुड़े। आपको बार बार ये पूजा डाल रही है, कितनी बार डाल चुके हैं, मतलब हमारे आंखों पे वो सारी चीजें। ठीक है, आज फिर से एक बार हम डलवा देंगे, पूजा डाल दीजिएगा बेटा इनको, और आप जुड़ जाइए, क्योंकि गूगल क्लासरूम में मैं सारी लेक्चर्स डाउनलोड करके हमने छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग उसे अच्छे से सोचे समझे परखे, इसीलिए हमने वो सब के सब वीडियो उसमें डाले हैं ना। तो यू कह के आप नहीं मैम, मैं देखती हूँ वो सब, पढ़ती भी हूँ। अभी तो कह रहे हो कि आपके पास उसका नंबर नहीं है गूगल क्लासरूम का, अभी कह रही हो नहीं, हाँ तो नहीं, वो काव्य शास्त्र का मैडम, वो सर का है ना वो वाला लेक्चर। बेटा, हम अन्य विषय की बात कर ही नहीं, ये आपका नहीं है। हम अन्य विषयों की बात नहीं करते बेटा, हम केवल अपने विषय की, हम उपकथितर गद्य इस पुस्तक की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, केवल इसकी बात कर रहे हैं और किसी अन्य विषय की नहीं, है ना। तो इसके संदर्भ में आपके 3 पाठ हो चुके लगभग, तो आपके 3 पाठों को मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से सोचा है, समझा है, उस पर अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि जैसे प्रियंका का स्टेटमेंट है कि बहुत अच्छे से उस बच्ची ने क्या किया, उसमें सुधार लाया कि भले ही हमसे कोई गलती हो, और होती है, कोई भी, ना तो आप ना तो हम, कोई भी इस दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है बेटा कि जो गलतियां करता नहीं है, सारे गलतियों के पुतले हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि एक गलती यदि हमसे हो रही है ना, तो उस गलती को बार बार रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो ध्यान में आपको ये और चीज रखनी है कि जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को हम लोग रिपीट न करें, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर हो गए? और जो तीनों भी आपके हो गए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का पाठ आपका हो गया, तो निश्चित ही तौर पर स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से जो बात कही, तो उसे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उस जमाने के लोगों को कहा गया, तो क्या आप लोगों के लिए नहीं कहा गया है? तो ये जो संपादक, प्रधान संपादक है डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी, उन्होंने कोई ना कोई तो प्रयोजन सामने रखा होगा, कोई ना कोई प्रयोजन को सामने रखे होते ही उन्होंने इस प्रकार के कथित गद्य विधाओं को आपके सामने रखा। अदरवाइज जो कथा विधाएं चल रही थी, उन कथा विधाओं को आपके सम्मुख रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानबूझ के ऐसे संबोधनों को, ऐसी आत्मकथाओं को, एक व्यंग्यात्मक रूप को आपके सामने रखने का उनका प्रयास था, ताकि बच्चे कुछ सीख ले, है ना। बच्चे केवल उसे पढ़े, हम लोग केवल पढ़ाए, और पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में हम उनका जो कंटेंट्स है, वहां से कंटेंट्स को मिस कर दें, ये प्रयोजन इस संपादक मंडल का नहीं है दोस्तों। तो यहाँ के संपादक मंडल का मूल प्रयोजन यह है कि हम उसे बहुत अच्छे से देखें, पढ़े, समझे, अपनाएं और अपने आचरण में लाए। जैसे कि प्रियंका ने बता दिया, बड़ी स्वेच्छा के साथ प्रियंका ने बताया कि नहीं मैम, जो गलतियां हमने अब तक की, शायद जो भी गलतियां होती हो, बुरी आदतें होती है हमारी, होती है, छोटा बचपना होता है तो कई गलतियां हम लोग करते हैं, तो उन गलतियों को स्वीकार करना आना चाहिए। अब जब हम उन गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चित ही तौर पर हमें ये जो प्रधान संपादक के रूप में दिया गया पाठ है, तो हम यूं कह पाएंगे कि अब वो साबित हुआ, अब सच्चाई हुई कि नहीं, कहीं न कहीं हम इस बुक को न्याय देने में कामयाब हुए।
चाहे उस जमाने का स्वामी विवेकानंद हो, उस जमाने के महात्मा जी हो, आज ये तीनों भी लोग जीवित नहीं है दोस्तों। न तो शंकर पुणतांबेकर जी आज इस समाज में जीवित है, लेकिन कृतियों के माध्यम से, इन रचनाओं के माध्यम से हम यूं कहेंगे कि वो आज भी जीवित है। तो निश्चित ही तौर पर जो 3 आपके पाठ हुए हैं, उसे आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से ले लिया होगा, यह हम मानते हुए चलते हैं। कितने पाठ हुए आपके? लगभग 3 पाठ हुए। पहला हुआ स्वामी विवेकानंद जी, उसके पश्चात हुआ एक गोपकक्ष, और उसके पश्चात हुआ चोरी और प्रायश्चित। अब देखिएगा आप लोगों में से कितने लोग छोटे एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा बना रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि व्हाट्सएप के ग्रुप पर एक ही व्यक्ति ने डाला हुआ है। मैम मैंने डाले हैं। किन्होंने डाले हैं? मैंने मैम पूजा शर्मा। और बाकी के लोग क्या कार्य कर रहे हैं? घर पर बैठकर केवल सो रहे हो, केवल बैठ रहे हो, केवल स्टडी कर रहे हो? मैम मैं आज डाल दूंगी। ओके, वेरी वो गुड। आपने स्वामी विवेकानंद की जैसे पीडीएफ डाली थी ना, वैसे ये बाकी के 2 को भी डाल दो ना, फिर कैसे हम रीड करके प्रश्न अच्छे से समझ जाते हैं। और ठीक है बेटा, ये जो बुक है ना, पूरी की पूरी बुक जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसी की पीडीएफ हम डाल देते हैं, तो आपके पास सारा मटेरियल आ जाएगा, है ना? जितना काउंटिंग मैंने मतलब अगर सपोज मेरे 60 निकले हैं पूरे विवेकानंद में, तो मैंने 60 निकाले। मैंने ऐसा कंपलसरी किया नहीं है कि मैम ने एक लेक्चर के 5 बोले तो 5 ही निकालने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। मतलब इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। तो देखिएगा ये पूरी बुक का हम लोग जैसे आपके सामने दे रहे हैं ना, तो ये पूरा अपलोड कर दिया हमने, है ना? तो जैसे किया हुआ है वैसा का वैसा आज गूगल क्लासरूम पर डाल देते, ताकि आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, अभी इसकी नोट्स बाकी है, नोट्स भी इसकी लगभग रेडी तैयार करके लिख ली है, लेकिन लिख कर अब उसका हमें फोटो निकालना पड़ेगा, स्कैन करके आप लोगों तक मुझे भिजवाना। तो ये 2-3 चीजें हमसे आज हम करवा लेंगे, तो आप लोगों तक वो सब चीजें पहुंच जाएगी, ठीक है? और किसी को कोई डिस्कशन करना है इसके संदर्भ में? क्या मेरा प्रश्न? उपन्यास के नोट्स कब दोगे आप? हाँ जी, उपन्यास के नोट्स उपन्यास के समय में लेक्चर्स में बात करेंगे बेटा, अब इस समय में नहीं। हमारा आज अभी का पॉइंट है कथ्यतर गद्य विधा, इसी की चर्चा करेंगे, ठीक है? जिसका उसका लेक्चर्स के समय में बातचीत करेंगे, तो हम हर एक विषय को, प्रत्येक विषय को हम लोग न्याय दे पाएंगे, है ना? अभी यदि हम समय सरगम को पढ़ रहे हैं और समय सरगम की बात करें, तो कहीं ना कहीं कथ्यतर गद्य पर इस पर अन्याय हो जाएगा। हम इसे प्यार करते हैं, है ना? जितना प्यार समय सरगम से करते हैं, उतना ही प्यार आपसे भी करते हैं, और उतना ही प्यार इनसे भी करते हैं। तो इस पर नजरअंदाज करके नहीं करते। ओके, तो इसके संदर्भ में डिस्कस करेंगे। तो आज शायद किसी का दीक्षा का, यदि आप मुझे, हाँ बैकग्राउंड आवाज बेटा आप ऐसे भीड़ में बैठे, दीक्षा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आपकी एक स्टडी रूम होनी चाहिए। आपको बताया गया है, देखिए बिटिया कितनी प्यार से बैठी हुई है, ये पूजा, प्रियंका, प्राची, दिव्या भी बहुत अच्छे से बैठी है, नीलोफर आप भी बहुत अच्छे से बैठे हो, युतिका और दीक्षा आप दोनों भी नहीं दिखाई दिए बेटा। तो प्लीज आप प्रॉपर प्लेस पर बैठिएगा, जहां पर भी बैठ रहे हो प्रॉपर प्लेस आपकी होनी चाहिए। बीच बीच में कोई आता है जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और यदि आपको कोई बीच बीच में आता जाता है, तो आपको आपकी जगह बदल लेनी है ना? तो जगह कैसे बदलनी है? कहीं पर भी चले जाए, ऊपर जाके बैठिए टेरेस पर जाकर। हाँ दिव्या आपका भी प्रॉपर है बेटा, आपका भी प्रॉपर है ना? बस युतिका और दीक्षा इन दोनों की मुझे लगता है कि प्रॉब्लम चल रही है। तो प्लीज जहां पर भी बैठे हो शांति की जगह पर बैठे, ताकि आपको भी डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए एक की डिस्टर्बेंस पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देती है ना? तो हाँ, ये माइंड से निकल जाता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कथ्यतर गद्य विधाओं की। सॉरी मैम, बहुत देर से, ओके कोई बात नहीं। तो क्या आपको लगता है कि कथ्यतर गद्य विधाओं का जो लेक्चर समय इस प्रकार से जो यात्रा हमारी चल रही है, तो क्या ऐसी यात्रा को चलाना है या मेथड को चेंज करना है? क्या लगता है आपको? नहीं मैम, ये बरोबर है। आप वैसे बीच में डिस्कशन भी करते हो ना, तो हमारे जो डाउट्स रहते हैं वो हमारी तरफ से वो आप क्लियर कर देते हो। वेरी गुड, मतलब आपको यही सिस्टम अच्छी लग रही है। इसी सिस्टम के साथ हमें आगे के जितने भी पाठ हैं उन पाठों को कंप्लीट करना है।
या बोर्ड Yes. का सिस्टम होता है। देखिए लेक्चर्स की मेथड बहुत डिफरेंट हो, हाँ लेक्चर्स की मेथड की बात में हम चर्चा कर रहे हैं कि लेक्चर्स की मेथड बहुत डिफरेंट होती है। जैसे हमारा इंट्रोडक्टरी में भी हमने दीक्षा प्लीज यार, दीक्षा आई रिक्वेस्ट यू बेटा, दीक्षा प्लीज। मैम उसको म्यूट करने को बोलो। हो गया। तो देखिए जैसे लेक्चर्स की मेथड होती है ना, तो लेक्चर्स की मेथड जैसे हम लोग इंट्रोडक्टरी सेशन ले चुके हैं आपका, तो ब्लैक बोर्ड था और ब्लैक बोर्ड पर हम थे। दूसरे किसी लेक्चर्स में हम लोगों ने आपके सामने केवल डिस्कशन किया होगा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसी ढंग से हम लोग बात कर पाए। तो अभी तीसरी मेथड है कि आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई देता है और स्क्रीन के सामने फिर हम लोग एक एक लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, आपको समझाते हैं, है ना। तो जो मेथड आपको जैसे उचित लगती हो, ये आपका पूरा अधिकार है बेटा, है ना। उस अधिकार के साथ आपको बताने भी आना चाहिए कि नहीं मैम ये सिस्टम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमें दिखा रहे हो और पढ़ाते जा रहे हो, आप तो हमेशा हमारे आंखों के सामने होने चाहिए। तो जैसे आपको लगता हो उस हिसाब से हम लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम स्क्रीन पर इस बुक को दिखाते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस बुक को भी देखते हैं और हमारी आवाज को भी देखते हैं, तो सुनते हैं, तो दोनों चीजें सामंजस्य बनाई हुई है ना। मतलब कि जैसे बात हो रही है हमारे बीच बीच में, डिस्कशन भी होता है, जो बातें बुक में बताई गई हैं उन बातों पर हम लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि नहीं इस बुक में इतने परिच्छेद में ये सारी चीजें बताई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि स्टडी मटेरियल जो आपको जैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लेक्चर्स सिस्टम आपका बनाया हुआ है, तो डू यू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन कि चेंज करना है? डिपेंड करता है आपके सेंसिटिविटी पर, डिपेंड करता है आपके मेंटालिटी पर, डिपेंड करता है आपके कैप्चर पावर पर। तो क्या आप हमें समझाओगे कि आपको कौन सी सिस्टम अच्छी लगती है? मैम यही वाली अच्छी लगती, क्योंकि आप जब हमें स्क्रीन शेयर करते हो तो हम खुद भी उसको रीड करते हो, और कोई ऐसा सेंटेंस जो हमें नहीं समझ में आए तो आप हमें बता सकते हो रिपीट। अगर आप सिर्फ आप पढ़ाओगे तो हमें थोड़ी समझ में आएगा आप कहाँ तक पढ़ा रहे हो, कहाँ पे चल रहा है और किसका क्या अर्थ होना चाहिए। आप जब स्क्रीन शेयर करते हो तो पूरा ध्यान हमारा स्क्रीन पे ही रहता है। वेरी गुड, तो बहुत ये मेथड अच्छी है। प्रियंका आपका क्या कहना है? जी मैम, पूजा ने एकदम बराबर। हाँ ठीक है, मतलब प्रातिनिधिक तौर पर ही क्यों न हो, प्रिया ने कहलवा दिया, दिव्या, युक्तिका, दीक्षा, नीलोफर, प्राची, प्राची भी यहाँ पर मौजूद है। मैम यही सही है मैम। ओके बेटा ठीक है। तो डू यू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन? क्या आपने पूजा ने और प्रियंका ने जो बातें कही हुई हैं, इसका यदि आप सभी लोग अनुमोदन देते हो तो 3 पार्ट हमारे लगभग हो चुके हैं। तो आगे के जितने भी पॉइंट्स जैसे भी हैं, जो भी हैं, उसे हम वैसे ही पढ़ाने का प्रयास हमारा होगा जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। हम भले हमारी कहीं किसी जगह पर कभी किसी दिन आवाज सुनाई देती हो, कहीं किसी जगह पर हम सुना दिखाई देते हो। आज जैसे हमने ग्रुप डिस्कशन कर लिया आप लोगों के